चलिए हम फोटो खींच रहे हैं आपको। ऊपर देखिए, चलिए प्लीज हाँ देवेंद्र जी, ऊपर देखिए, देवेंद्र जी हाँ ऊपर देखिए। आप भी आइए, आप जले हुए को जलाइए। जले हुए को जलाना ही चाहिए। आपकी पोस्ट देखा है आपने? नहीं, आप भी काट दीजिए, फोटो खींच रहे हैं, कट करिए, फोटो ले ऐसा है ना कि इसको दबाइएगा ना, हाँ ये छोटे वाले को, तो जाइए, फोटो आती जाएगी। आप भी चले जाइए, आप भी जाइए। अरे जूता उतार दो भैया। आप पागल जी आओ, जाइए। पागल के साथ पागल आओ। और जैसा है कि कार्यक्रम को एक विधिवत प्रज्वलन हो चुका है, तो उसको विलंब न करते हुए संगोष्ठी के साथ सीमित थी, तब गहमरी जी ने रहस्य और मनोवैज्ञानिक रोमांच को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया। उनकी कहानियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि कहानियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे लेखक केवल कहानी नहीं कह रहा, बल्कि पाठक के मन में प्रश्न पैदा कर रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन क्या छिपा रहा है, और सबसे बड़ा प्रश्न है जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, क्या वही सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है? गहमरी जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके पात्र हमारे आसपास के साधारण लोग होते हैं, कोई पड़ोसी, कोई मित्र और कोई रिश्तेदार, लेकिन उन्हीं साधारण चेहरों के पीछे वे असाधारण रहस्य छिपा देते थे। यही कारण है कि उनका साहित्य केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि मनुष्य को पढ़ना भी सिखाता है। उनकी कहानियां मानो धीरे से यह कहती हैं, हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है, और हर खामोशी के पीछे एक कहानी अवश्य होती है। मुझे लगता है कि जासूसी साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह मन से हमें सतह से नीचे देखने की आदत देती है। वह हमें यह समझाता है कि सत्य हमेशा सीधा और स्पष्ट नहीं होता। कई बार अपराध किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए विश्वास से जन्म लेता है। कई बार एक दबा हुआ डर, एक पुरानी ईर्ष्या या एक अनकही पीड़ा किसी रहस्य का कारण बन जाती है, और यही मनोवैज्ञानिक गहराई गोपाल राम गहमरी जी की कहानियों को और विशेष बनाती है। आज के समय में हम वेब सीरीज, थ्रिल फिल्में और क्राइम शोज देखते हैं, लेकिन यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि साहित्य, हिंदी साहित्य में रहस्य और रोमांच की यह परंपरा बहुत गहरी है और बहुत पुरानी है। गहमरी जी ने बिना आधुनिक तकनीकी, बिना दृश्य प्रभाव और बिना बड़े मंच के केवल शब्दों की शक्ति से पाठकों को बांध रखा है। उनकी कहानियां पाठकों को अंत तक सोचने पर मजबूर करती थी, और शायद यही एक सच्चे लेखक की सबसे बड़ी सफलता होती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जासूसी साहित्य समाज का दर्पण भी होता है। यह हमें केवल अपराध नहीं दिखाता, बल्कि यह भी दिखाता है कि मनुष्य किन परिस्थितियों में बदल जाता है। इसलिए जासूसी साहित्य को केवल रहस्य कह देना
रहस्य कह देना पर्याप्त नहीं होता। यह मनुष्य की संवेदनाओं, कमजोरियों और छिपे हुए सच की खोज भी करता है। अंत में मैं यही बात छोटी सी पंक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। रहस्य अंधेरे कमरों में नहीं, अक्सर इंसानी मन के भीतर छिपे होते हैं। और गोपाल राम कहमरी जी ने हिंदी साहित्य में छुपे हुए सत्यों को पहचानने की दृष्टि दी है। धन्यवाद। सबको प्रणाम के साथ मैं रेणुका जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस कार्यक्रम की कोई जानकारी थी नहीं। मुझे आज सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और अगर आप चलना चाहें तो चलें। तो मैंने उसमें देखा कि उसमें कहानियां भी थी, कविता का भी जिक्र था। तो कविताओं में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है और कहानियां मतलब पढ़नी अच्छी लगती हैं। और जब से मैं एक्टिंग में आया तो उन कहानियों पर काम करना भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने कभी कोई कहानी लिखी नहीं है। हाँ, लोगों के लिखे हुए डायलॉग मैंने जरूर बोले हैं और बोलता हूँ। अभी जब अखंड जी यहाँ पे बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि जासूसी कहानियों में हर रोल अवेलेबल होता है। मतलब आप जीवन में चाहे जिस क्षेत्र की बात करें वो जासूसी कहानी में मिल जाता है। तो मैं भी अपने पुराने समय में चला गया। जासूसी कहानियां, नूतन कहानियां, ये सब मैगजीन आया करती थी, उस समय में पढ़ा करता था। तो मैं इनकी बात से एकदम मतलब इत्तेफाक करने लगा यार ये कहिए। मैं भी मानता हूँ कि जो बात इन्होंने कही कि जासूसी कहानियों में आपको हर रोल, चाहे वो सिपाही हो, डॉक्टर हो, नेता हो, कोई अपराधी हो, मतलब हर टाइप का रोल जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो आपको जासूसी कहानी में मिल जाएगा। और जब से मैं इधर फिल्म क्षेत्र में आया, उसकी मैं बात करूँ तो पहले इन्होंने रिटायरमेंट की बात करी। मैं अपनी बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं कि मैं स्टेट बैंक से 2012 में रिटायर हुआ था और 40 साल की नौकरी के बाद दिसंबर 12 में मैं रिटायर हुआ और फरवरी से मैं थिएटर में आ गया। तो थिएटर करते करते मैं यहाँ लखनऊ की कई संस्थाओं से, संगीत से, फिल्म से, कथाओं से मैं जुड़ा और कई मैंने नाटक भी किए। और नाटक करते करते अचानक मुझे 2017 में एक मुंबई में फिल्म के डायरेक्टर मिले। उन्होंने पहली फिल्म ऑफर करी और तब से मेरा फिल्मी सफर शुरू हो गया। और अब तक मैं लगभग 25 फिल्में कर चुका हूँ। जिस बड़े एक्टर का नाम ले इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं मतलब अपने अंदर एक गौरव महसूस करता हूँ या ये कह लीजिए कि गौरवान्वित फील करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इच्छा रहती है कि जीवन में कभी अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले और बहुतों को नहीं मिलता। लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करने का अवसर मिला। यहाँ पे लोगों ने लाखों सितारों की देखी और लगाया, तो उसमें मुझे वो अवसर मिला। और उसमें एक सबसे अच्छी बात क्या रही कि जब वो सीन अमिताभ बच्चन के साथ शूट हुआ और वो 1 टेक शूट हो गया, 1 टेक में ही डायरेक्टर ने ओके बोल दिया। तो अमिताभ बच्चन ने मुझसे सवाल किया, मेरे साथ 1 टेक थिएटर आर्टिस्ट हो? मैंने कहा यस सर। तो बोले तभी। तो वो मेरे लिए, उनका ये डायलॉग मेरे लिए एक सर्टिफिकेट था। तो इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हुई। और अब जब
मैं यहाँ आया तो जासूसी कहानियों की बात चली, तो अभी पिछले महीने मेरा एक सिलेक्शन एक चैनल के लिए हुआ है जो क्राइम पर कई स्टोरी बनाएंगे। अभी हो सकता है इस महीने नहीं तो अगले महीने से उसकी शूटिंग शुरू हो। तो क्राइम पेट्रोल जैसा सीरियल जो दूरदर्शन पे आता है, मैं उसका एक प्रतिभागी बनूंगा। मेरा सिलेक्शन किया है, तो मतलब जासूसी में भी हो सकता है कुछ रोल मुझे करने के लिए मिले, अभी तक मैंने किए नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जासूसी में जनरल लेखन से या प्रेम कहानियों से कहीं ज्यादा दिमाग है। मतलब लेखक को नए नए दृष्टिकोण से पात्रों को ढालना पड़ता है, उनके डायलॉग या उनके बारे में लिखना पड़ता है। तो जो जासूसी लेखक है वो एक प्रेम कहानी लिखने वाले लेखक से उसका दिमाग कहीं ज्यादा चलता है और वो ज्यादा प्रतिभाशाली होगा मेरी समझ। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा बोलने की है नहीं, मैं जितना समझ पाया मैंने अपने विचार रखे। मुझे यहाँ पे दिया अचानक योगी जी ने बुलाया, मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप सबने बहुत सहनशीलता से एक नाकाबिल आदमी के विचार सुने के लिए विधाओं सफल लेखक वो है जो आपको अंत तक बांधे रखता है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा, देवकीनंदन खत्री का नाम आप सभी ने सुना है, और चंद्रकांता उपन्यास का उस समय आया था, फिर चंद्रकांता संस्कृति आया। उस पर 90-91 के दशक में सीरियल्स भी आए। कहा जाता है कि लोगों ने हिंदी सीखी उसको पढ़ने के लिए। कितना शिल्प जबरदस्त था। देखिए, मेरा मानना है कि वैश्विक कहानियां करना तो आप लिख सकते हैं, जासूसी कहानी लिखने के लिए आपका दिमाग बहुत चौड़ा होना चाहिए, आपको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए, तकनीकी जानकारियां होनी चाहिए। मैंने आधुनिक उपन्यासकारों को भी पढ़ा है जिन्होंने जासूसी कहानियां लिखी है, जैसे वेद प्रकाश शर्मा जी है और ये क्या नाम सुरेंद्र पाठक है, लेकिन वो सिर्फ नहीं दिख सकता। जो आदरणीय उपाकाम गहबरी जी में रहा, जैसा कि अभी अखंड जी ने चर्चा की उस संबंध में, या जो चीज देवकीनंदन खत्री जी के उसमें आई। देखिए, कहानी लिख करके देखिए नेचुरलिटी जहां पर भी होती है वो बहुत प्रभावित करती है, चाहे वो कविता हो या कहानी में। चंद्रहास शर्मा गुलेरी का ये कहानी उनको अमर कर गई, उसने कहा। तो जब हम ईमानदारी से और बिल्कुल वो प्लाट तय करते हैं, उन पात्रों को इस तरीके से, इस करीबी से सजाते हैं कि वो नाटकीयता न तक करके हकीकत के धरातल की नजर रखता है। और ये काम जासूसी कहानियों में बहुत मायने रखता है। अब वर्तमान में जैसे वर्तमान की बात हो रही है, जैसे गोपाल राम गहबरी जी ने या खत्री जी ने जब लिखा होगा, उस समय तकनीक नहीं थी, और आज एआई है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो आज महनीय है, महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा मैं योग्य कोशिश करता हूँ कि इस पर कुछ चर्चा करें।
आज के मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही, जैसे सबसे पहले मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि जासूसी लेखक को इंटेलिजेंट होना पड़ता है, उसे सक्रिय होना पहला कदम उसका क्या होगा। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी सोचता है कि अब इसका अगला कदम क्या होगा, कि वैसे अनुमान के जासूसी लेकर आपको बांधे रखता है और अचानक आप आश्चर्य कर जाते हैं कि कहाँ खुल गया रहस्य। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का आदी रहा। हाई स्कूल तक मैंने तमाम घंटों तक पुस्तकें पढ़ डाली होंगी, कल्याण से लेकर तमाम और पुस्तकें। लेकिन उन्हीं दिनों, जैसे अभी हमारे एक पूर्व वक्ता शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने जिनका उल्लेख किया, मैं उनसे शुरू करता हूँ अपनी बात। देवकी नंदन खत्री के नाम से मैं नहीं जानता था जब पढ़ता था। हाई स्कूल के पहले की ही बात होगी, हाई स्कूल की होगी या इंटर की समय की होगी। तो मैं अपने घर के पिछवाड़े गया, वहां छप्पर पड़ा हुआ था, आराम से लेटा, सवेरे से शाम तक मैंने चंद्रकांता उपन्यास को समाप्त किया, पूरा पढ़ डाला। और उसकी कहानियां, उसका रहस्य, उसकी उपलब्धियां, ये मुझे ऐसा मन में छा गया कि लगा मैंने बहुत बड़ा काम हो गया। चंद्रकांता संतति को तो मैंने बार फिर तमाम नहीं पढ़ पाया हूँ, थोड़े से पढ़े, क्योंकि वो कई भागों में है चंद्रकांता संतति। तो निश्चित रूप से देवकी नंदन भारत के, जैसे अपने वन शर्मा जी ने कहा था कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, हिंदी सीखी उनको पढ़ने के लिए। आज विश्व में तमाम लेखक हैं और विशेष रूप से ऐसे ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा है, जाना है, सुना है। सर आर्थर कानन डायल, सर आर्थर कानन डायल, जिन्होंने एक फोटोग्राफर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फोटोग्राफर ने तमाम सारी स्मृतियां संचित नहीं हो पाती, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया कि हर हाथ में कैमरा है और हर आदमी कुछ ना कुछ उस पर चैनलों की भी बाढ़ आई हुई है, रील्स की भी बाढ़ आई हुई है। लेकिन इसके बीच एक ऐसी रील्स या ऐसे समाचार जो कि समाज को कुछ दे सके, कुछ बांट सके, कुछ सिखा सके, या कुछ नई सूचना से, उनके हक से, उनके अधिकार से और नई जानकारियों से आम जन को सौंपेंगे, मार्गदर्शन देंगे, उस पर काम करेंगे। बहुत चलिए एक गजल के चंद अशार अब आपके सामने प्रयास करता हूं। जैसा कि अभी हमने कहा कि किसी की उपस्थिति कितनी रसनीय होती है और किसी की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। तब देखें, अगर कोई वही चाहने वाला अगर आपके सामने बैठा हो तो कैसे गजल निकलती है कि तुम मेरे सामने मुस्कुराते रहो, तुम मेरे सामने मुस्कुराते रहो, मेरे हिस्से में मैं फिर रहे ना रहे, तुम मेरे सामने मुस्कुराते रहो, कि तुम मेरे सामने मुस्कुराते रहो, मेरे हिस्से में मैं फिर रहे ना रहे,
प्रेम रंगों के सावन धरेंगे सदा, प्रेम धरेंगे सदा। आसमां पे बादल रहे न रहे, तुम मेरे सामने मुस्कुराते रहो। हुआ तो मतलब मैं क्यों करते हो जन्नत को इन वादियों को लहू से लाल, क्यों करते हो जन्नत को बदनाम इन वादियों को लहू से लाल। क्या तुम नहीं हो किसी के लाल, क्या तुम नहीं हो किसी के लाल। उनसे पूछो जिन्होंने खोए अपने लाल, उनसे पूछो। वाके बहना बहुत जरूरी है, कभी कभी विपरीत हवा के बहना बहुत जरूरी है। सुख की खातिर सभी तड़पते, सुख की खातिर सभी तड़पते, पर चैन नहीं मिल पाता है। सुख की खातिर सभी तड़पते, पर चैन नहीं मिल पाता है। मन में पैदा हुई पीर को सहना बहुत जरूरी है, मन में पैदा हुई पीर को सहना बहुत जरूरी है। इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं, नहीं सिर्फ आप लोगों की बदौलत, सिर्फ आप सभी की बदौलत ये उम्र नहीं कट सकती है। तो अब नजदीक हो जाइए, माइक से नजदीक हो जाइए। यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं। यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं। यदि नीर नहीं होगा जग में तो हम सबका ये शरीर नहीं। संतों की तरह उदार मना रह कर वसंत पतझड़ सहना। संतों की तरह उदार मना रह कर वसंत पतझड़ सहना। पत्थर के उत्तर सकता, अश्रुपूर्ण हूं मैं तो केवल नेत्र छाप टपका सकता हूँ। मतलब आज के माहौल में मैं सबसे फिर हूँ जल की वर्षा लेकिन नहीं करा सकता। अश्रुपूर्ण हूं मैं तो केवल नेत्र छाप टपका सकता। हुई व्यवस्था भंग देश की देव दिखे दानव सारे। हुई व्यवस्था भंग देश की देव दिखे दानव सारे। वेद ज्ञान से दूर वेदना पूर्ण कृत्य से संघारे। चेहरा पुता हुआ है लेकिन दर्पण नहीं दिखा सकता। अश्रुपूर्ण हूं मैं तो केवल नेत्र छाड़ टपका सकता। हुई व्यवस्था भंग देश की देव दिखे दानव सारे। वेद ज्ञान से दूर वेदना पूर्ण कृत्य से संघारे। चेहरा पुता हुआ है लेकिन दर्पण नहीं दिखा सकता। अश्रुपूर्ण हूं मैं तो केवल नेत्र छाड़ टपका सकता। वोट पास था जब भी मेरे कीमत मेरी महान हो गई। वोट पास था जब भी मेरे कीमत मेरी महान हो गई। बाद इलेक्शन के तो अपनी इज्जत तक नीलाम हो गई। संसद में खुद भेजा जिसको, हम ही वोट देके भेजते हैं। संसद में खुद भेजा जिसको वापस नहीं बुला सकता। अश्रुपूर्ण हूं मैं तो केवल नेत्र छाड़ टपका सकता। प्रणाम आप सभी को, सादर प्रणाम। गहमर से लखनऊ शायद बहुत दूर है, लेकिन अखंड जी ने ये साबित कर दी गहमर से लखनऊ बिल्कुल दूर नहीं है। उन्होंने लखनऊ में आकर के उसको जो यहाँ पे दर्शाया है वो बहुत ही अच्छा है। और एक साहित्य सृजन का जो प्रयास कर रहे हैं वो मैंने देखा, क्योंकि मैं इनके गहमर में भी इनका एक कार्यक्रम अटेंड कर चुकी हूँ। और वहां पर देखा कि वहां पर कार्यक्रम क्या था, पहले एक परिवार था, दूर दराज से लोग आए और एक परिवार के रूप में वहां पर इनका कार्यक्रम अटेंड किया, क्योंकि इन्होंने गोपाल राम गहमरी की याद भी ये प्रतिवर्ष करते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि ये कार्यक्रम सुनने का और देखने का और उसमें शामिल होने का।
मौका मुझे मिला, मैं पेशेंस से 22-24 मिनट वहां पर मेरे अंदर के जो साहित्य था वो निकल के बाहर आया। मैंने वहां पर कहानियां भी सुनाई, वहां पर अपने मन की बात भी और सारी चीजें मुझे प्रकार के आधुनिक कविताएं भी हैं, अपना हर एक का कार्यक्रम अलग अलग है। अब चूंकि समय अधिक हो गया है तो मैं ये थोड़ी बात आ गई है तो मैं अपनी जिसे कहते हैं खाना पूरी कहेंगे हम, तो उसे मैं किए देता हूँ। एक गीतिका, मैं गजल नहीं लिखता क्योंकि मैं उर्दू का समर्थक नहीं हूँ, इसलिए मैं गजल नहीं लिखता, गजल को मानता नहीं, गजल को मान्यता नहीं देता, हमारा मुक्तकलू भी गजल को मान्यता नहीं देता। मैं गीतिकाएं लिखता हूँ और 1976 से गीतिकाएं लिख रहा हूँ। देखिए, एक गीतिका के कुछ युग्म, जिसको कुछ और कहा जाता है, शेर और ये सब कहते हैं लोग उर्दू में, हम युग्म कहते हैं उसको। कभी तुम रूठ जाते हो, मैं ध्यान चाहूंगा, अन्यथा तो मैं 4 लाइनें पढ़कर बंद कर सकता हूँ। देखिए, कभी तुम रूठ जाते हो, कभी मौसम जलाता है, तुम्हारा और मेरा क्या, वही यही बस एक नाता है। न सूरज आज तक मुझको कभी आंखें दिखा पाया, न सूरज आज तक मुझको कभी आंखें दिखा पाया, हमें अंगार पर चलना बखूबी दोस्त आता है, हमें अंगार पर चलना बखूबी दोस्त आता है। भले आषाढ़ में बारिश झमाझम हो पड़े सूखा, भले आषाढ़ में बारिश झमाझम हो पड़े सूखा, तपन हो शीत या पतझड़, ये मन सबको लुभाता है। जरा गौर करिएगा। ओहो, अच्छा ये मीटर जिंदगी का है। अभी किसी ने कहा था, हमें शायद भारती जी ने कहा था, जिंदगी के लिए कोई एक ऐसा गीत कुछ पढ़ा था, और उन्होंने भी पढ़ा था जिंदगी बड़ी टेम्पररी है और अस्थाई है। तो मैं इसके बारे में जरा देखिएगा, दो पंक्तियां। ये मीटर जिंदगी का है, इसे भी देखते रहना, चला करता है तेजी से, उलट गिनती दिखाता है। ये मीटर जिंदगी का है, इसे भी देखते रहना, चला करता है तेजी से, उलट गिनती दिखाता है। और आगे देखिए, नई पीढ़ी का बच्चा भी बहुत होशियार है अब तो, नई पीढ़ी का बच्चा भी बहुत होशियार है अब तो, इधर पैदा मोबाइल पर उधर उंगली चलाता है, इधर पैदा मोबाइल पर उधर उंगली चलाता है। और 2 युग जो अंतिम है, उसमें अंदाज लगाइए मैं किसके लिए कह रहा हूं, नाम लेता नहीं हूं। कभी अभी आकाश से टपका वही कुर्सी संभालेगा, अभी आकाश से टपका वही कुर्सी संभालेगा, मसीहा है गरीबों का शपथ झूठी उठाता है, मसीहा है गरीबों का, मसीहा बनता है, मसीहा है गरीबों का शपथ झूठी उठाता है। विरासत में सियासत का खजाना मिल गया उसको। गौर करिएगा, देखिएगा, सब समझ जाएंगे। विरासत में सियासत का खजाना मिल गया उसको, सुना है आजकल वो देश का भावी विधाता है, सुना है आजकल वो देश का भावी विधाता है। और मैं इन पंक्तियों के बाद अपनी बात कहना चाहूंगा। आज अपने प्रिय अखंड गहमरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ज्योति किरण जी को बहुत असीम स्नेह है मेरा। आप सभी को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, आपने मुझे सुना और इतना अवसर दिया। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 4 पंक्तियां देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस भुवन की, ध्यान दीजिएगा, उन लोगों के लिए जो देश के लिए गद्दार हैं, जो देश दूसरों को गद्दार कहते हैं और उनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है, ये उनके लिए 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं। ये 4 पंक्तियां हैं। इस भुवन की नींव के पत्थर हैं हम, इस भुवन की नींव के पत्थर हैं हम, अमिट स्याही से लिखे अक्षर हैं हम, अमिट स्याही से लिखे अक्षर हैं हम,
हम समर्पित सजग प्रहरी राष्ट्र के, हम समर्पित सजग प्रहरी राष्ट्र के अमिट स्याही से लिखे। क्या रिपीट कर गया मैं? जरा फिर से सुन लीजिएगा। इस भुवन की नींव के पत्थर हैं हम, अमिट स्याही से लिखे अक्षर हैं हम, अमिट स्याही से लिखे अक्षर हैं हम समर्पित सजग प्रहरी राष्ट्र के हर चुनौती के लिए तत्पर हैं। अब अभी तक जो सबको पढ़वाया है हम उसको बुला रहे हैं। ज्योति किरण दीदी आप आइए और अपने हिस्से का काव्य पाठ करिए। इतने वरिष्ठों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि अपनी उपस्थिति बताना कि हमने संचालन किया, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कार्यक्रम में आपने त्रिपाठी जी ने हमारा सहर्ष आमंत्रण स्वीकार किया और पितृतुल्य प्रोफेसर विश्वकुमार शुक्ल जी आज हमारे साथ रहे, तो बड़ा आनंद का है कि और अखंड जयवरी जी ने जन्म से आकर इस एक पायदान अपना बढ़ाते रहते हैं, कहीं ना कहीं और एक पायदान कहीं दोनों ने बढ़ाया। लखनऊ की शाम अवध की धरती पर उतरे, आगे से एक कार्यक्रम हम जाएंगे अपराह्न लखनऊ शाम अवध के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कार्यक्रम आगे जब भी हो शाम अवध में हो, शाम के समय हो, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, शाम अवध में ज्यादा आना पसंद करते हैं। और बड़े अवध के लोग बड़ा नाजुक टाइप के हैं, सुबह के समय जरा निकलना पसंद नहीं करते। सुबह का राजा शाम अवध हमेशा से प्रसिद्ध रही, तो शाम अवध यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। देर तक यहाँ पर चर्चाएं चलती है, रात भर रातें यहाँ पे बड़ियों से रोशन रहती है, शहर से कविताओं से चमक बनी रहती है, गीत और शब्द झंकार यहाँ सुनाई देती। तो ये इस तरह से शाम अवध को की गरिमा को बनाते रखते हुए अगला कार्यक्रम जब भी होगा शाम अवध में होगा। और जो शाम हमारे अवध की धरती है, लखनऊ की धरती पर गहमा का सहर्ष स्वागत और अभिनंदन है। साहित्य सरोज ने चैनल का प्रारंभ किया, उसके लिए सभी को बधाई और सभी लोग सहयोग करेंगे, बराबर अपने कार्यक्रमों की सूचना हमें नियमित देंगे, जिससे हम उसको बराबर प्रकाशित और चैनल पर चलाते रहें। यही एक आग्रह है और जितने भी एक हम लोग नया भी जो भी नया कार्यक्रम शुरू करेंगे उसकी सूचना आपको बराबर देते रहेंगे। जैसे इंटरव्यू होता है अलग अलग लोगों का, हमारा ये मानना है गांव हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अलग अलग काम किए, लेकिन वो मीडिया से बहुत दूर है। शहर में आकर के नगर निगम के जो स्कूल जहाँ पर किताबें बस्ते नहीं उपलब्ध है वहां तक पहुँच। लखनऊ के ऊपर एक कविता है, वैसे भी मैं चिकन की साड़ी पहन के आई हूँ तो लगना चाहिए कि हम लखनवी हैं। तो लखनऊ के ऊपर एक छोटी सी कविता है मेरी। अम्मा जरा लखनऊ को जानिए, अम्मा जरा लखनऊ को जानिए, उसको थोड़ा सा पहचानिए, लहजा और तलफ्फुज़ को जानिए, अपने लखनऊ को पहचानिए। ठंड में थोड़ा और निखरता है, ठंड में थोड़ा और निखरता है, जनाब ये लखनऊ है, थोड़ा और महकता है, इसकी खुशबू को पहचानिए, अपने लखनऊ को पहचानिए। चौक की मक्खन मलाई मुंह में घुल जाती है, चौक की मक्खन मलाई मुंह में घुल जाती है, मीठे की शौकीनों की तबीयत निखर आती है। शर्मा की चाय और बन मक्खन पर तो महफिलें सज जाती हैं। शुक्ला की चाट भी क्या खूब रंग लाती है, दही चटनी के बताशों की भी दीवानगी नजर आती है। कपूर की बास्केट चाट के दीवाने हजार, प्रकाश की कुल्फी के सब दीदार को बेकार। अम्मा जरा लखनऊ को पहचानिए, उसको थोड़ा सा और जानिए। भूल भुलैया में गुम हो जाइए, रूमी दरवाजे के सामने जरा फोटो तो खिंचाइए। गलावटी कबाब जो मुंह में घुल जाते हैं,
टुंडे के कबाब भी कुछ नखरे से दिखाते हैं। जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ के ही नजर आते हैं। जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ के नजर आते हैं। अम्मा, जरा लखनऊ को पहचानिए, उसको थोड़ा और जानिए, अपने लखनऊ को पहचानिए। धन्यवाद। आधी चलते चलते चली राह में यूं आधी, लिए आंख में धूल आपको चलना है, लिए आंख में धूल आपको चलना है, पथ पर बिखरे शूल आपको चलना है, सब कुछ है प्रतिकूल आपको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।